हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, एलेट पीजी 2024 का एग्जाम दिसंबर 2023 में कंडक्ट होने वाला है एंड आई होप अगर आपको एलएलएम करना है तो आप क्लैट पीजी की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एलेट पीजी को भी क्लैट पीजी जितनी इंपॉर्टेंस देना। एलेट पीजी काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसको कंडक्ट कराती है एनएलयू दिल्ली, और इसको क्रैक करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा वन ऑफ द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की लोकेशन भी काफी अच्छी है और यहाँ की प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी हैं, इसलिए फॉर एलएलएम एलेट पीजी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसको कंडक्ट भी क्लैट के जस्ट एक हफ्ते पहले कराया जाता है। और एलेट पीजी 2024 को कैसे क्रैक करना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, वही सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग जाने कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसमें सिलेबस क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है और इसमें क्या सिलेबस आएगा। तो गाइज, ये एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। इस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जिसका पहला पार्ट है इंग्लिश और दूसरा पार्ट है लीगल रीजनिंग। और दोनों ही पार्ट में आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही करने पे। तो इन टोटल सेक्शन ए और 100 मार्क्स होता है और इस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो सेक्शन बी है वो लॉन्ग आंसर बेस्ड है, मतलब उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें आपको ऐसे टाइप का लॉन्ग आंसर लिखना होगा, मतलब सब्जेक्टिव टाइप है। इस सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, और जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल ये सेक्शन 50 मार्क्स का है। तो 100 + 50 = 150 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जाम होगा। मतलब इन टोटल आपको 110 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। शुरुआत के 100 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलेंगे और आखिरी के 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे। और आखिरी के 10 क्वेश्चन में से जो सब्जेक्टिव टाइप है उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाएगा पूरा का पूरा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 25 बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू हैव रिटन एंड ऑल्सो ऑन योर राइटिंग स्टाइल। तो देखिए, यहाँ तक तो ये एग्जाम बहुत ही सिंपल लग रहा है देखने में और सुनने में, लेकिन असली दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब ये पता चलता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको 102 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं और 102 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। तो असली प्रॉब्लम यहीं पे आके खड़ी हो जाती है। लेकिन चिंता मत करिए, अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो ये एग्जाम बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। और हाँ, इसके पैटर्न में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि आपका सेक्शन भी तभी एवेल्युएट किया जाएगा अगर आप मिनिमम 50% स्कोर करोगे सेक्शन ए में। इसका मतलब हुआ अगर आप सेक्शन ए में 50% नहीं स्कोर कर रहे हो मिनिमम, तो आप वैसे भी रेस के बाहर हो जाओगे। तो इस बात से आप ये तो समझ गए होंगे कि इस एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। और सिर्फ इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है, इससे भी फर्क पड़ेगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। कोई बात नहीं, इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे जब स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे इंप्रूव करना है, आपको रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है अगर आपको उसमें डिफिकल्टी फेस होती है। तो चलिए, अब हम लोग पैटर्न के बारे में तो समझ गए हैं, अब सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जाम में हमारे क्या क्या आएगा और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इस एग्जाम में 2 ही चीज का रोल है और पहली चीज है इंग्लिश और दूसरी चीज है लॉ। इंग्लिश के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, जो आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करेगा और आपके कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स को भी टेस्ट करेगा। इसके अलावा पैसेज के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हो सकते हैं ऑन वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, लीगल टर्म्स हो सकते हैं, लीगल मैगजिम्स हो सकते हैं, आपको एरर स्पॉट करने को कह सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ सकता है, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ग्रामर का भी बहुत ही बड़ा रोल होगा। मतलब आपको रीडिंग स्किल तो अपनी इंप्रूव करनी ही है, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स आपको अपनी इंप्रूव करनी है और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी आपको मास्टर करनी पड़ेगी। और लॉ की अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपके यूजी कोर्स से ही आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी हो गया, आपका लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर और प्रॉपर्टी लॉ। और भी लॉ से क्वेश्चन आएंगे लेकिन मेन यही है।
है। तो देखिए हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या आएगा। अब बढ़ते हैं हमारी मेन चीज की तरफ कि इस एग्जाम में अभी 6 महीने बाकी हैं और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी ना पैटर्न डिस्कस करते समय कि सेक्शन ए में अगर आप मिनिमम 50% स्कोर नहीं करते हो तो आपका सेक्शन बी चेक ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहली बात समझ लेनी चाहिए कि आपका फोकस ऑन सेक्शन ए ज्यादा होना चाहिए। और सेक्शन ए में आप जानते हो इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल है और पर्सन टू पर्सन इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफर करती है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, किसी की खराब है और यहीं से सारा डिफरेंस हो जाता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है और इसके साथ ही साथ आपको अपनी फंक्शनल ग्रामर भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इंग्लिश अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे अपनी तो आप ऑलरेडी इस गेम से बाहर हो और इससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा मतलब नॉलेज को होल्ड करते हो अपने पास। तो इसलिए इंग्लिश का रोल इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उस पर बहुत ही मन लगा के मेहनत करिए अगले 6 महीने के लिए। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है और वो ये है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर या और भी कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप द हिंदू पढ़ें। और सिर्फ यही नहीं है कि आपको पेपर पढ़ना है, आपको स्पीड में पढ़ने की कोशिश करनी है और फिर आपको पढ़ने के बाद चेक करना है कि आप कितनी चीजें आप मतलब ग्रैब कर पा रहे हो एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद। एंड बिलीव मी, जब आप टाइमर लगा के किसी आर्टिकल को पढ़ोगे और आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि आप कितनी चीजें ग्रैब कर पा रहे हो, तो इससे आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स अभी कितने पानी में है। और आप अगर ये डेली बेसिस पे करोगे तो ग्रेजुअली जितना टाइम आप एक आर्टिकल को पढ़ने में लेते हो उसमें टाइम टेकन डिक्रीज हो जाएगा, विच इंडिकेट्स दैट यू हैव इम्प्रूव। और न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपका क्या होगा, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स और वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव तो होगी और इसके साथ ही साथ आपकी लीगल नॉलेज भी इंप्रूव होगी। और मान लीजिए अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ने में, न्यूज पढ़ने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे क्लैट पॉइंट चैनल पे आ सकते हो, यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो और आपको हमारे यहाँ सुबह ही सुबह डेली बेसिस पे द हिंदू की न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाएगी, जिसको आपको डेली बेसिस पे देखना है, जिससे आपको न्यूज़पेपर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और इसके लिए आपको क्लैट पॉइंट का यूजी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए यहाँ पे तो मैंने रीडिंग स्किल्स की बात कर ली, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स की बात कर ली कि कैसे उनको इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन अब समझते हैं कि हम लोग अपने ग्रामर के फंडामेंटल्स को कैसे क्लियर करें, अपनी ग्रामर को कैसे इंप्रूव करें। तो गाइस, ग्रामर को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको पहले ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से समझना होगा। उसके लिए आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हो या यूट्यूब का भी आप मदद ले सकते हो। और कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ऑल्टरनेट बेसिस पे कर लेना, ऑल्टरनेट डेज पे कर लेना। अगर आपको लगता है कमजोर है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप डेली बेसिस पे इसको जरूर करना। और इसके साथ ही साथ गाइज आपको डेली बेसिस पे 20 न्यू वर्ड सीखने हैं और इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी। और जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको द हिंदू डेली बेसिस पे पढ़ना है, उससे आपके काफी सारा काम आसान हो जाएगा, उससे आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा। प्लस आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको कई सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसका मतलब आप नहीं जानते होगे, तो वहां से आपको उन वर्ड्स का मीनिंग भी सर्च करना है, जिससे आपकी अल्टीमेटली वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और हो सके तो आप एक कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप इन वर्ड्स को लिखेंगे, उसकी मीनिंग लिखेंगे, तो चीजें आपके दिमाग में सेट रहेंगी। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे 10 इडियम्स और 10 लीगल टर्म्स आपको नए नए पढ़ने हैं, उनको याद करना है और उनको टाइमली रिवाइज भी करना है ताकि आप उनको भूल ना जाओ। एंड लास्टली आपको एक आरसी पैसेज हर रोज प्रैक्टिस करना है। एक आरसी पैसेज आप डेली बेसिस पे जरूर करना, उसको जरूर सॉल्व करना। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आरसी पैसेजेस के क्वेश्चन जो एलेट में आएंगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है। इसके साथ ही साथ उससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। आपको पता चलेगा आप कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हो या इंप्रूव नहीं कर रहे हो। और उस पैसेज को सॉल्व करते समय आपको कुछ वर्ड्स भी मिलेंगे तो वहाँ से आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। तो आरसी पैसेज वाली चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है। और टाइम कम है, 6 महीने का टाइम है और मेहनत ज़्यादा करनी है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई इंग्लिश के लिए। तो गाइस, सेक्शन ए का हम लोग ने पार्ट ए तो समझ लिया, उसको कैसे तैयार करना है। अब बढ़ते हैं पार्ट
बी की तरफ, जिसमें आपको लीगल रीजनिंग मिलेगी सॉल्व करने के लिए, जो 50 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट्स प्रिंसिपल बेसिस पे आते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको उस प्रिंसिपल से स्टिक होते हुए फैक्ट्स पे जो दिया गया है उसके बेसिस पे आपको जवाब देना होगा। और इस पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक चीज बहुत ही ध्यान में रखनी है, उसको नहीं भूलनी है, और वो ये है कि आपको प्रिंसिपल से स्टिक होकर रहना है। जो प्रिंसिपल दिया है उसी के बेसिस पे लॉजिक और दिमाग लगाना है, उसी बेसिस पे जवाब देना है क्वेश्चन का। नहीं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओ और शायद गलत आंसर मार्क कर दो। और ये जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी बहुत ही बड़ी खासियत होती है, और वो ये होती है कि इनको अप्रोच करने के लिए, इनकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लॉ को याद करना पड़ रहा है, सेक्शंस को याद करने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बस जो लॉ दिया गया है, आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, इन सब के आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, और इन्हीं के बेसिस पे प्रिंसिपल दिया जाएगा, और आपको वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो मैंने आपको सिलेबस बताया था लॉ का, उन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको मार्क करने हैं, उनके फंडामेंटल्स को, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने हैं बहुत ही अच्छे से आने वाले अगले 6 महीने में। और इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे। और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए कहा है, वो अगले 3-4 महीने के लिए आपको उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। आखिरी के 2 महीने के लिए उनको मत छोड़ना, और आपके आखिरी के 2 महीने सिर्फ प्रैक्टिस पे होने हैं। आपको यही अगले 3-4 महीने में इन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने हैं, इनके फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, और इसी पीरियड के दौरान आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन जो आखिरी के 2 महीने होंगे वहां पे आपका स्पेशल एम्फेसिस होगा टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, नॉट लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। तो अब हम लोगों ने सेक्शन ए की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लिया है कि कैसे क्वेश्चंस उसमें आने हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है, उनकी तैयारी कैसे करनी है। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। 25 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, टोटल 50 नंबर का। तो गाइस, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, और वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप 5th ईयर में हो, 5th ईयर अभी पास करने वाले हो, फिर आप एलेट का एग्जाम दोगे, तो आपको तो पहले से ही इसका फायदा रहेगा, क्योंकि आप तो एग्जाम दे के आ रहे हो, तो आप आंसर राइटिंग टच में ऑलरेडी हो। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको आंसर राइटिंग पे स्पेशल एम्फेसिस देना है, ताकि आपके अंदर भी आंसर राइटिंग का टच वापस आ जाए और आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स फिर से इंप्रूव हो जाएं। और इस सेक्शन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है, और यही स्ट्रेटेजी है सेक्शन बी को क्रैक करने की। इसके अलावा गाइज, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर एनालाइज करें, उनको निकालिए, उनको देखिए, उनको एनालाइज करिए। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और किस सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा गाइज, आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर सिर्फ 1.5 घंटे का ही होता है, 90 मिनट्स का होता है, और आपको 102 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने वाले हैं, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना, तभी आप सेक्शन ए को एस कर पाओगे। और अगर आपने ये चीज नहीं की तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी पढ़ाई कर चुके हो, आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है। इसलिए वर्क ऑन इंग्लिश। और गाइज, आप रेगुलरली लाइव लॉ और बार एंड बेंच से कनेक्टेड रहना, आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ते रहना, इससे आपका करंट लीगल अफेयर्स के ऊपर पकड़ बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा गाइज, लास्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटेजी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है प्रैक्टिस मॉक्स रेगुलरली। गाइज, मॉक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, उसको आप इग्नोर ना करिएगा। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो तो आप एग्जाम देने मत जाइएगा, मॉक्स दिए बिना मत जाना, नहीं क्रैक होगा एग्जाम। मॉक्स आपको पूरे एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देता है। आप जब मॉक्स दोगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आपको पता चलेगा आपका टाइम मैनेजमेंट कहाँ गलत हुआ, कहाँ आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, वो सब आपको पता चलेगा। आपका ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड प्रैक्टिसिंग मॉक्स रेगुलरली विल नॉट मेक यू परफेक्ट, बट विल मेक यू नियर टू परफेक्ट। और मॉक्स के अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे सवाल आता है, कितने क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करें कि आपको मतलब संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, अब मैंने मतलब भर का कर लिया है, मेरा एग्जाम अब हो जाएगा। तो इसका जवाब है, स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा रिफाइन होते जाओगे। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक चीज
एक जगह पे मिल जाए, आपको सारी क्लासेस एक जगह पे मिल जाए, नोट्स मिल जाए, वहाँ से स्टडी मटेरियल्स मिल जाए, आपको एक स्पेसिफिक मेंटर मिल जाए आपको मेंटोर करने के लिए, वो भी 24/7, और इसके साथ ही आपको मॉक्स का भी एक्सेस मिल जाए जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ही क्लैट पीजी 2024 अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको एलिट का भी कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, आपको हमारे यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, आपको हमारे यहाँ अपने लिए 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे अपने असेसमेंट के लिए, आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक क्लासेस दी जाएंगी, और इसके साथ ही साथ आपको एक मेंटोर भी दिया जाएगा जो आपसे जुड़ा रहेगा 24/7। और इस पूरे कोर्स का प्राइस है 14,999, और अगर आप इस कोर्स को EMI पे लेना चाहो तो आपको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।